हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुभक्त सिग्मास। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री का और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। इसको हम दो पार्ट में करेंगे। पहले आपको इंट्रो दे देता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री में हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। और राइट एंगल ट्रायंगल कैसे समझ में आएगा कि एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए और वो खड़ी लाइन के साथ होना चाहिए। ऐसे ये स्लैंटिंग लाइन के साथ नहीं होना चाहिए, ये खड़ी लाइन के साथ होना चाहिए। इस खड़ी लाइन को हम हाइट भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, और यहाँ पर हम इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, पी से डिनोट करेंगे। और ये जो लाइन है, नीचे वाली जो लाइन है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको हम बेस कहेंगे यहाँ पर, और इसको बी से डिनोट करेंगे। परपेंडिकुलर वाली लाइन बेस वाली लाइन के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरी साइड है, दूसरी ये पहली होगी, ये दूसरी, ये तीसरी साइड जो है सबसे लंबी साइड है, 90 डिग्री के अपोजिट में है, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, ठीक है। अब आते हैं कि वैसे हम सबको पता है कि एक ट्राइंगल में, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो चाहे किसी भी किस्म का ट्राइंगल हो, तीन एंगल होते हैं और तीनों का सम होता है, तीनों को जोड़ के 180 डिग्री आता है। तो यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। कितना होगा नहीं बोल सकते, इसको एक्यूट एंगल कहा जाएगा क्योंकि ये 90 से कम है। बाकी अभी देखते हैं, अगर आप इसको एंगल थीटा लोगे, जो ट्रिगोनोमेट्री में हम लेते हैं 90 के ठीक ऑपोजिट में, इसको एंगल थीटा लोगे तो इसको परपेंडिकुलर पकड़ना पड़ेगा, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस। अगर एंगल थीटा इसको नहीं लेके आप इसको लोगे तो आपको ये दोनों इंटरचेंज करना पड़ेगा, अदली बदली करना पड़ेगा, इसको बेस लेना पड़ेगा, इसको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, हाइपोटेनस अपनी जगह पर ही रहेगा। आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, बाकी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो या फंक्शन के बारे में आपको पता है कि 6 किस्म के होते हैं, जो मेरी पहली वाली वीडियोस में भी मैंने अच्छे से बताया। 6 किस्म के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शन होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो इसमें से तीन तो मेन है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शन, साइन, कॉस, टेन। क्योंकि साइन का जो उल्टा या इन्वर्स होता है वो कॉसेक होता है, और कॉस का इन्वर्स या उल्टा सेक होता है, और टेन का इन्वर्स या उल्टा कॉट होता है। तो अभी इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स को लेकर के हम कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे या उनके फॉर्मूला को लिखेंगे। तो पहले इसको एक शॉर्टकट उस तरीके को जानते हैं हम। जैसे हम बोलते हैं सर पूछते हैं, सर इक्वल टू डाल देना, सर पूछते हैं कॉफी ब्लैक है तो पहले बोलो। तो यहाँ एस से साइन लगा देना, सी से कॉस, टी से टेन। अब यहाँ देख सकते हैं साइन इक्वल टू जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा बोलो, साइन ए बोलो, साइन अल्फा बोलो, एंगल का आप कोई भी नाम जो यहाँ पर है वो आप लिख सकते हो। साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो गया, कॉस इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस हो गया, टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। अच्छा, साइन का उल्टा जो रहता है, मैंने बोला इनवर्स उस टाइम बताया था, ये होता है कॉसेक। कॉसेक को आप लिख सकते हो, इसका उल्टा ले लो, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कॉस, अब कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक जो है इसका इन्वर्स ले लो, हाइपोटेनस बाय बेस। टेन का इन्वर्स होता है कॉट, इसका ले लो परपेंडिकुलर बेस है तो बेस को ऊपर भेजो, परपेंडिकुलर को नीचे लाओ। तो ये हो गया आपका। इतना आपको समझ में आया? फिर से बताओ, सर पूछते हैं कॉफी ब्लैक है तो पहले बोलो। ठीक है, ये एकदम ध्यान में रहेगा। ओके, अब फिर आगे बात करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख सकते हो, जैसे हम हाइट एंड डिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें और बतानी जरूरी है। जैसे आप सबने सुना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने आई लिखा हुआ है, यानी ये आप हो, ये आपके यहाँ पर आपकी आंखें हैं, यहाँ से आप किसी चीज़ के टॉप को देखते हो। तो इस लाइन से, जहाँ से आप यहाँ से देखते हो किसी चीज़ के ऊपर के पोर्शन को, टॉप पोर्शन को, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। हाँ, इसको हम हाइपोटेनस भी लेते हैं, आपकी बात बराबर है, लेकिन इसको लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं कि यहाँ आपको, यहाँ आपकी आँखें हैं, यहाँ से आप इसको टॉप को देखते हो, तो यहाँ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ देख सकते हैं, नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल बनेगा इस जगह में, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं? ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लेना, इसके साथ यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तो इसके, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बराबर होगा।
अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा। तो हमको लेना यहीं से है। तो लेकिन हम अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं तो हम ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन इसके यहाँ पर बनाएंगे, ऑब्जर्वर अभी ऊपर रहेगा, ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा, ऊपर से नीचे देखेंगे तो यहाँ एंगल बनेगा, और जो भी एंगल यहाँ बनेगा ये इसके बराबर होगा। तो उसके बाद फिर हम इसको उसी तरह से लेंगे, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की बात करेंगे। अब आते हैं आगे की बातों के बारे में। हाँ, तो अभी देखिए आपने बोल दिया सर ठीक है, आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बता दिया, 3 मेन और 3 सबऑर्डिनेट या उसके इन्वर्स। हाँ, आपने बता दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में आपने बता दिया। आपने इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल साइड के रेशियोज कैसे लेना है। हाँ, जैसे सर पूछते हैं कॉफ़ी ब्लैक है तो पहले बोलो, ये तो आपको ध्यान में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जैसे आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये हाइट जो है इसको परपेंडिकुलर जैसे मैंने बोला, ये नीचे का बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। अभी सोचिए इसमें आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है, बेस की वैल्यू दी है, लेकिन हाइपोटेन्यूज की नहीं दी है। या कभी हो सकता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की दी है, बेस की नहीं दी है। कभी हो सकता है हाइपोटेन्यूज और बेस की दी है, परपेंडिकुलर की दी नहीं है। तो तीनों वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप कैसे फाइंड करोगे? अगर दो ही वैल्यू दिए तो तीसरा कैसे फाइंड करोगे? तो इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम वैसे तो ये कहता है कि द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ये कहता है। सिंपल शब्द में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यही फाइंड करना हमने, इट इंप्लाइज का साइन लगा दिया मैंने, इक्वल टू आप देख सकते हो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 12 दी है तो 12 स्क्वायर लगाइए। बेस की वैल्यू कितनी है, 5 है तो 5 के स्क्वायर लगाइए। तो ये हो गया 12 स्क्वायर, मतलब 12 इंटू 2 मत कर लीजिए, 12 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपके 152 और 5 5 85, तो ये हो जाएगा आपको 169। ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपका हो गया, कितना हो गया 169। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर हटाइए, इक्वल टू के एक साइड से स्क्वायर हटाओगे तो दूसरे साइड स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट 169। 169 का स्क्वायर कौन सी नंबर दो बार सेम सेम नंबर इंटू होके आती है 169, वो है 13 इंटू 13, तो दो 13 में से एक बन करके बाहर निकलेगा और रूट टूट जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज आपका निकल गया 13 सेंटीमीटर। ऐसा ही किसी का भी वैल्यू आप तीन में से किसी दो का दिया है, एक का नहीं दिया, तो इस पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये आया समझ में आपको? मुझे लग रहा है वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम सेकंड पार्ट में या इसी में हम कर लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस कुछ सम। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन लेते हैं हाइट और डिस्टेंस का। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड and at a distance of 10 meter from its foot is found to be 60 degree. Find the height of the tower. अब मैं आपको समझाता हूँ आराम से कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ का? टॉप, किसका टॉप का? टावर का। तो टावर तो सीधा खड़ा रहता है, तो इसको टावर पकड़ लेते हैं, इसको टावर पकड़ लेते हैं, ये लंबी लाइन को, सीधी लाइन को। इसके टॉप का, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के एक पॉइंट पर, तो उसको ग्राउंड का वो पॉइंट ये है, हाँ ग्राउंड का वो पॉइंट ये है, यहाँ से इस टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर यानी कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपका थीटा जो है, आपका थीटा कितना है? 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है। और वो बताया कि ये जो पॉइंट है एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, तो ये टावर का फुट है, मतलब पैर जो टावर का है, नीचे का भाग है, ये है। तो यहाँ से इस पॉइंट का, ग्राउंड का इस पॉइंट का जहाँ 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? टावर और इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। तो आपको पता करना है कि ये टावर की ऊंचाई क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। और आपको पता है कि हाइट बोले तो हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर को ही हम हाइट मानते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सोई हुई लाइन है, मैंने बताया था, ये तो बेस है आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो जैसे मैंने टावर इस टावर का नाम दे दिया मैंने, सपोज ए बी
टावर हो गया आपका, बी सी, बी और सी, वो बी टावर का नीचे का भाग है और सी वो पॉइंट है ग्राउंड का जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है टॉप ऑफ द टावर का। इन दोनों के बीच दूरी है 10 मीटर और यहाँ हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है तो मैंने इसको नहीं लिया। अब देखिए सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखना सीखते हैं। हम अपने आप ले रहे थे इसलिए हम लिख देते हैं लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द, एच टी लिखा है मैंने डॉट, हाइट को शॉर्टकट में, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना दिया है, दिया नहीं है, इसको हमने पी लिया है तो हम इसको परपेंडिकुलर तो इक्वल टू पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर देते। और बी सी कुछ लिखने की जरूरत है, आप बी सी डिस्टेंस खाली लिख सकते हो, लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। तो बी सी आपका हो गया डिस्टेंस, वैसे तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऐसा है, इतना लंबा नहीं लिखते, बी सी इक्वल टू डिस्टेंस भी लिख सकते हो, इक्वल टू बी बेस जैसा ले लिया, ये हो गया 10 मीटर। आप और आपका एंगल थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया है। तो आपके पास दो चीज़ें, एक तो बेस है और थीटा है और आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो ऐसी कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, वो है 10, वो है 10 थीटा। तो हम यहाँ लिख लेंगे इन राइट ट्राइंगल हमारा ए बी सी है और एक कॉमा दे दो, थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। तो हमको पता है 10 थीटा में आता है, therefore 10 थीटा इक्वल टू एन कैसे 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा पता नहीं, जो हाइट ऑफ द टावर का काम करेगा, बेस कितना है 10। अब यहाँ आते हैं, अच्छा इसको इधर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो थीटा की जगह हम 60 डिग्री ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 थीटा की जगह मैं लिखूंगा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर फाइंड करना उसको वैसे रखिए, बेस की जगह 10 मीटर। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो डिग्री है साइन से लेकर के 10 तक का, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का मैंने एक वीडियो बना करके डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हो, या फिर आप बुक से भी पढ़ के उसको याद करना तो आपको पड़ेगा। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू है √3 और ये हो गया परपेंडिकुलर बाई 10। फिर यहाँ आते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर 10 डिवीजन में है, तो यहाँ आएगा तो √3 के साथ इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10√3 इक्वल टू पी। आया समझ में आपको? अच्छा, या आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं पी इक्वल टू 10√3, ये मीटर में है तो इसको भी मैं मीटर लिख सकता हूँ, यही आंसर हो सकता है। आया? या फिर आपको वैल्यू डालना है तो 10 इंटू √3 के वैल्यू है 1.732, तो इसके साथ इंटू करो, 10 अगर इसके साथ इंटू करेगा तो 1 से इंटू करो पहले, ये 1732 हो जाएगा। कितना जीरो है 1 के साथ, एक जीरो है, तो पॉइंट राइट की तरफ एक डिजिट क्रॉस करेगा, तो यहाँ है तो एक जीरो की वजह से ये इधर आ जाएगा 7 के बाद, तो 17.32 मीटर ये भी आपका आंसर होगा। टावर की हाइट 10√3 मीटर ले लो या 17.32 मीटर ले लो। होप आपको पसंद आया होगा, और इससे और ये वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसका सेकंड पार्ट में और इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को या डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल और इजी तरीके से समझाऊंगा आपको। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का सबका थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन रहेंगे आपके। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुभक्त सिग्मास। हमने पिछली बार बात किया था ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, जिसका इंट्रो मैंने दिया भी था और एक सिंपल सा सम सॉल्व भी किया था। आज हम आगे के सम के बारे में बात करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस मैंने पहले ही लिखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ द क्लिफ 200 मीटर अबव द सी लेवल। एक ऑब्जर्वर जो है, एक देखने वाला बंदा जो है, वो क्लिफ जो 200 मीटर की क्लिफ है, मतलब ये खड़ी चट्टान जैसे बोलते हैं, तो ये ए बी को खड़ी चट्टान ये है, वो बंदा ए यहाँ पर यहाँ खड़ा है, ये इसका मतलब ये है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहाँ से वो बंदा देखता है नीचे समुंदर में, ये समुंदर है, तो यहाँ पर दो जहाज है, एक सी एक डी, इसका नाम दिया है मैंने सी और डी, उसको देखता है। तो ऊपर से नीचे देखिएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तो इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले यहाँ खींचना पड़ेगा, इसके सीधे एक लाइन खींचे ये, और यहाँ पर जो छोटी एंगल है
उसको दीजिए 30 डिग्री और बड़ी एंगल को 45, क्योंकि इन्होंने 45 और 30 बोला है तो छोटी एंगल 30, बड़ी एंगल 45। अब इस हिसाब से ये 30 डिग्री जो है ये होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आपको पता नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, अब जैसे ये हाइट है क्लिफ की तो ये 90 डिग्री बनेगी, तो ये बड़ी वाली डिग्री जो है 90 के पास रहेगी और छोटी वाली डिग्री जो है 90 से दूर रहेगी। आप इस हिसाब का इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये समझ लिया, एक क्लिफ है ए बी जिसके यहाँ पर एक बंदा है वो नीचे समुद्र में देख रहा है, तो उसको जो दो जहाज सी और डी दिखता है और ये दोनों जहाज क्लिफ के एक ही साइड में, मतलब एक इधर नहीं है, सेम साइड है, तो सेम साइड वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। समझ में आया आपको? आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दो शिप के बीच में दूरी कितनी है, यानी आपको सी डी फाइंड करना है या डी सी फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। आपने क्वेश्चन समझ लिया, मैंने बहुत आराम से समझाया। अच्छा, तो सॉल्यूशन लिख लिया, डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखना होता है। सपोज लेट ए बी क्या है हमारा, हाइट ऑफ द क्लीफ, इसका हाइट तो एस टी डॉट दे देता हूँ शॉर्टकट में, हाइट ऑफ द क्लीफ। ये क्लीफ मतलब खड़ी चट्टान की हाइट है 200 मीटर, ये ले दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब सी एंड डी बी द टू शिप्स, दो शिप्स जो है जिसका नाम मैंने दिया, एक का सी एक का डी, तो इसको भी लिख दिया मैंने। और हमको फाइंड करना सी डी। सी डी क्या है, या डी सी भी आप बोल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो यही फाइंड करना है आपको। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि यहाँ मेरे पास में हाइट है जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लैंग्वेज में। ये भी आपकी हाइट है जिसको परपेंडिकुलर ले सकते हो, और ये बेस बी सी है। तो हम पहले ये ट्रायंगल लेंगे क्योंकि हमको राइट एंगल ट्रायंगल लेना जरूरी है। आप बोलोगे सर आपको सी डी फाइंड करना है, तो क्या हम ट्रायंगल ए बी सी या ए सी डी लेके कर सकते हैं? ये ट्रायंगल तो है लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं। आप देखो कि ऐसा बना हुआ है, ये 90 डिग्री नहीं बनता है। 90 डिग्री के लिए ऐसा चाहिए, सीधा स्ट्रेट लाइन, हाँ हाइट टाइप की लाइन चाहिए, और तब इस राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, तब हम ट्रिगोनोमेट्री की इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ये नहीं कर सकते। समझ में आया आपको? ठीक है, तो पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद फिर हम पूरा ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। इसका टेक्निक ही ये, क्यों? क्योंकि इतना नहीं ले सकते, तो ये लेंगे तो इसमें 90 डिग्री आएगा, पूरा लेंगे तो इसमें भी 90 डिग्री आएगा। होप आपको समझ में आया, मैं थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये हो गया। अभी आते हैं, पहले इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल लिखेंगे ए बी सी, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर इस ट्रायंगल का जो थीटा है 90 के ऑपोजिट में, इसको लेंगे। ये थीटा हमारा बनेगा 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि अभी हमको ये निकालना है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमको बेस निकालना है, क्योंकि आगे चल के हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है टेन थीटा में हम इस्तेमाल करते हैं। और आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ, अगर टेन 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जितनी रहेगी बेस की भी उतनी रहेगी, बेस की जितनी वैल्यू रहेगी परपेंडिकुलर की भी उतनी रहेगी, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो मैंने बताया था आपको कि कम से कम आपने साइन कॉस टेन का तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आपको याद कर लेना है, और लिख के याद करना है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। आते हैं हमारे टॉपिक में। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी ले लिया हमने, हमारा थीटा 45 डिग्री है। अब हम लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा किस लिए, साइन कॉस किस लिए नहीं, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है यानी हाइट है, हमको ये फाइंड करना है बी सी। मतलब यहाँ क्वेश्चन के लिए बी सी इज़ नॉट आवर आंसर, ये हमारा आंसर नहीं है, लेकिन ओवरऑल के लिए हमको बी सी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको फाइंड करेंगे। तो हम टेन का इस्तेमाल करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, इसीलिए परपेंडिकुलर है आपका ए बी और बेस है आपका बी सी। चलिए फिर आते हैं टेन थीटा। अब थीटा की जगह आप लिखोगे 45 डिग्री इक्वल टू ए बी की जगह लिखोगे 200 मीटर, 200 लिखो, और बी सी तो हमको पता नहीं, बी सी ऐसे रखिए। अब फिर आते हैं टेन 45 का वैल्यू कितना होगा, अब 10 मत लिखिएगा, टेन 45 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू 200, ये हो गया, ये बाई बी सी हो गया। तो अब आपको बी सी मिल जाएगा। बी सी यहाँ पर बाई के नीचे है, मतलब यहाँ नीचे डिवाइड है, तो बी सी इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा 1 के साथ, बी सी 1 जा बी सी इक्वल टू 200 मीटर। ये हो गया, ये आंसर नहीं हुआ है, अभी ये हाफ पार्ट हुआ है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब यही बी सी का इस्तेमाल करेंगे हम जब पूरा ट्रायंगल लेंगे। हो गया, इतना समझ में आ गया। अब लेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूरा,
ABD, कौन सा लेंगे हम, ABD। थीटा कितना होगा, थीटा होगा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख देता हूँ मैं। उसके बाद फिर से हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये CD बेस में आता है तो हमको पूरा लेना है, तो हम बेस लेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो फिर से tan थीटा आ जाएगा। परपेंडिकुलर सेम रहेगा AB, लेकिन बेस हो जाएगा आपका BD, क्योंकि पूरा ले रहे हैं, पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये हो गया BD। फिर tan थीटा, अब थीटा की जगह आप कितना लिखोगे, 45 नहीं 30 डिग्री लिखोगे। फिर AB में आप कितना लगाओगे, AB तो सेम है, हाइट तो सेम है क्लिफ की 200, और BD में क्या आएगा, BD में आएगा दो चीज़, BC प्लस CD, ये आप कर सकते हो, BD की जगह BC प्लस CD आपने लिख दिया। tan 30 की वैल्यू 1 नहीं है, इसकी वैल्यू है 1/√3। अब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा बाई BC हमने निकाला, आपको याद होगा वो 200 था, लिख दिया 200 प्लस CD, आपको पता नहीं है, यही फाइंड करना है। अब फिर से, अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, क्रॉस इनटू करेंगे, अब ये इंटू ये, और ये 200 इंटू √3 ऐसा। अब इसको इस साइड लिख सकते हो, इसको इस साइड लिख सकते हो, या इसको इस साइड लिख सकते हो, इसको इस साइड लिख सकते हो, किसी भी साइड लिख सकते हो। मैं इसको CD को इस साइड रखना चाहूँगा तो मैं इधर दूंगा, तो 1 इंटू 200 जा 200 प्लस 1 इंटू CD जा CD, क्रॉस इंटू, हाँ, √3 इंटू 200 जा 200 √3 होगा, क्योंकि ये रूट है तो इंटू मत कर देना। अब आगे का हम यहाँ पर करेंगे, हो गया। अब 200, ये प्लस साइन के साथ 200 है, अब इसको हम इधर भेजेंगे तो -200 हो जाएगा, इक्वल टू के उस साइड जाने के बाद प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड इंटू होगा, यहाँ रह जाएगा आपका CD, ये CD यहाँ रह जाएगा। अब प्लस 200 इधर चला जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 200 √3 है तो -200 हो जाएगा। अब ये भी माइनस नहीं हो सकता डायरेक्टली, क्योंकि ये रूट में है। अब √3 का वैल्यू डाल के करोगे तो इंटू में ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ 200 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा √3 ब्रैकेट के अंदर डालिए, माइनस कॉमन में जब कुछ नहीं बचेगा, ये 200 आ गया तो 1 बचेगा। अब फिर यहाँ लीजिए, इट इम्प्लाइज, ये इट इम्प्लाइज का साइन है, इक्वल टू 200 इंटू √3 की वैल्यू है 1.732, ये लिख लीजिए, -1, तो ये हो जाएगी आपकी CD इक्वल टू 200 1.732 -1 कीजिए, 110 हो जाएगा, 0.732 हो गया। तो देयरफॉर CD इक्वल टू, आप लिख सकते हो ऐसे, ये इधर ही कर देता हूँ, 200 में खाली 2 से इंटू कीजिए ये तीनों को, क्योंकि ये 0 है, इंटू नहीं करने से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, हो गया ये आपका। और ये 200 का 2 0 यहाँ पर लगा दीजिए, शॉर्टकट। समझ में आया आपको, आया समझ में आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ 200 में डेसिमल नहीं है, इधर डेसिमल है, डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर छोड़ दीजिए, यहाँ लगा दीजिए पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर। तो देयरफॉर CD इक्वल टू क्या था, CD डिस्टेंस बिटवीन दो शिप्स के बीच की दूरी, 2 शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स आ जाएगा आपका 146.4 मीटर, या 0.400 मीटर लिखने से होगा, 0 निकालने से होगा, ये हो गया आपका आंसर। होप आपको समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन अपन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन देख लिया आपने, अच्छे से देख लीजिए ये। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, अब मान लेते हैं ये सेम साइड, क्लिफ के सेम साइड में था ये, अब मान लेते हैं ये अपोजिट साइड ऑफ द क्लिफ है। अभी ये शिप जो है क्लिफ के अपोजिट साइड में है, तो फिर इसका फिगर बनेगा कैसे, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। सेम क्वेश्चन है, उस वक्त क्या था, क्लिफ के एक ही साइड में था, या लेफ्ट में ही था दोनों शिप भी, या राइट में था। अब एक शिप जो है क्लिफ के लेफ्ट में है, एक राइट में है, यानी क्लिफ बीच में है। तो अगर क्लिफ, मैं मान लेता हूँ ये AB है, वही AB लेते हैं, और एक शिप यहाँ समुद्र के इस साइड है, और एक शिप इस साइड है। यहाँ से ये बंदा देख रहा है ये शिप को, सपोज कीजिए ये C है, और यहाँ से देख रहा है दूसरे शिप को, ये है D, यानी ये AB क्लिफ के दोनों साइड अगल बगल में ये आपका बोल सकते हो दो शिप्स है। अब यहाँ से भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए आपको ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा। सपोज X दे दिया इसको, इसका नाम दे दिया मैंने Y,
यहाँ बना लो आप 30 या 45 भी लिख सकते हो, इसमें कोई नहीं है। और यहाँ ले लिया मैंने 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनेगा, इसको हम नीचे उतारेंगे। ये ज्वाइन कीजिए, ये 30 डिग्री का यहाँ बनेगा एंगल 30 और 45 का यहाँ बनेगा। अब आप जैसे मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ कि ए बी क्लिफ है तो अपोजिट साइड में सी इधर रख दिया मैंने, डी आप डी को इधर रख सकते हो, सी को इधर रख सकते हो। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये ए बी क्लिफ है तो कोई भी क्लिफ, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी पहाड़, हिल ले लो, टावर ले लो, लाइट हाउस ले लो, वो सीधी खड़ी रहती है तो उसी को हम परपेंडिकुलर या हाइट मान के चलेंगे। तो ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द क्लिफ जो 200 मीटर है, ये देख सकते हो। यहाँ बंदा खड़ा है, यहाँ से देख रहा है इस साइड, ये सी को, और इस साइड देख रहा है डी को। फिर सी डी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है, ये भी सेम रहेगा। अब हम ये दो ट्रायंगल अलग अलग लेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा में राइट एंगल ट्रायंगल फिर नहीं बनेगा। इतना ए बी सी हम ले सकते हैं, एंड ए बी डी, क्योंकि इसमें भी 90 डिग्री है ये, और इस ट्रायंगल के लिए भी ये 90 डिग्री है। तो आप कोई भी पहले ले लो, पहले मैं ये ले लेता हूँ, या पहले आप ये ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 डिग्री ले लिया। इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर आ जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। फिर से आ जाएगा, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमको ये बेस फाइंड करना है, और यहाँ पर भी बाद में यहाँ फाइंड करना है। तो यहाँ परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में, हमको बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर बेस 10 थीटा, ओके। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर आपका ए बी, बेस आपका बी सी हो गया। तो 10 थीटा 30 डिग्री, वही बात आ जाएगी कि 10 30 का वैल्यू 1/√3 फिर आ गया, और ए बी की जगह में हमने लिख लिया 200, और उसके बाद बी सी, तो बी सी ही रहेगा क्योंकि इतना ही दिया है हमने। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 200/BC, और 30 डिग्री का 1/√3 जैसे मैंने बताया। तो अब यहाँ आ जाएगा आपका BC का वैल्यू, BC 1 या BC, और ये आ जाएगा 200√3 मीटर। ये हो गया BC का वैल्यू। इतना समझ में आया। फिर हम निकालेंगे BD को। आप इसको भी पहले निकाल सकते थे, और बाद में डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दो शिप तो एक सी है एक डी है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप के लिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू BC की वैल्यू या CB की वैल्यू प्लस BD या DB की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, तब जा करके डिस्टेंस बिटवीन टू शिप हो जाएगा आपका CB या DC। तो CB या DC में दो वैल्यू चाहिए, एक तो BC या CB प्लस BD, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो एक पोर्शन तो हमने निकाल लिया, ये आपको समझ में आया। अब दूसरा पोर्शन BD निकालने के लिए हम राइट ट्रायंगल लेंगे ABD। अच्छा, ये तो पुराना वाला था, ये मिटा देता हूँ। अब इन राइट ट्रायंगल, ये वाला जैसे मैंने बताया ABD, कॉमा देखिए थीटा इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। फिर से 10 थीटा आप लिख सकते हो, 10 थीटा इक्वल टू, फिर परपेंडिकुलर लेंगे और बेस की जरूरत है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो फिर से वही 10 भी यूज़ होगा, दूसरा नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर है हमारा AB, बाई बेस है हमारा BD। AB की वैल्यू है 200 मीटर, वही लिख दो, BD की पता नहीं वैसे रखो। तो 10 थीटा, अब थीटा की जगह मैं क्या लूँगा 45 डिग्री इक्वल टू 200/BD। और जैसे मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि एक शॉर्टकट क्या है कि 1045 में परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब 1045 की वैल्यू है 1, ये 200 हो गया बाई BD। तो ये डिवाइड है, इसको इधर लेके आएगा तो इंटू हो जाएगा, BD बन जा BD। तो BD की वैल्यू आ गई इक्वल टू 200 मीटर। ये होगी आपकी BD की वैल्यू, ठीक है। अब हमको डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, एक शिप सी है एक डी है, ये दोनों शिप की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम BC और BD की वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स निकल जाएगा। ये मिटा देता हूँ, आप यहाँ देखिए, आपको ध्यान है ना BC कितना निकाला था हमने। तो देयरफॉर CD इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या होगा, BC प्लस BD मिला करके आपका CD बनता है। तो BC की वैल्यू है 200√3 और प्लस BD की वैल्यू है 200। ब्रैकेट दे देता हूँ, मीटर कॉमन ले लेता हूँ। अब भी ये ऐड नहीं हुआ क्योंकि ये 200√3 ये 200 है। तो आप
फिर से 200 कॉमन ले लो ताकि इनटू में या कैलकुलेशन में आसानी होगी। √3 यहाँ रह जाएगा, प्लस 200 निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ 1 रहेगा, तो मीटर, या बाद में भी मीटर लिखने से चलेगा। तो 200 इंटू √3 की वैल्यू है 1.732, आपको दे दिया जाएगा वैल्यू वहाँ पर एग्ज़ाम में, प्लस 1, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 1 + 1 2.732 इक्वल टू, अब ये 200 का जीरो, 2 जीरो जो है बाद में ऐड कर दीजिएगा, पहले 2 से इंटू कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 5, और ये 2 जीरो ऐड कीजिए। अभी डेसिमल पहले मत लगा लीजिए। अब ये हो गया 5 4 6 400। अब यहाँ देखिए 200 में डेसिमल नहीं, यहाँ डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 नंबर है, तो यहाँ डेसिमल लगाए, तो डेसिमल के बाद 1 2 3 नंबर हो गया। तो ये इसमें लास्ट में आप मीटर लगाना मत भूलिए, इसमें लास्ट में आप एक काम कीजिए, यहाँ मीटर लगाइए, और ये हो गया आपका आंसर। तो हमने सेम साइड वाली चीज़ भी की, दो चीज़ जो क्लिप के सेम साइड में थी और दो चीज़ जो ऑपोजिट साइड में थी, ये वाला क्वेश्चन हमने किया। होप आपको समझ में आया। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब दूसरा टाइप का क्वेश्चंस लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो ऐसे 2-3 टाइप का, अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस में से ही एक आता बोर्ड में आपका। तो आप देख सकते हैं एक आएगा बड़ा वाला 3 या 4 मार्क का, और एक 2 मार्क का आ जाएगा, इस किस्म से आ जाएगा। 2 क्वेश्चंस तो बड़ा और छोटा आ जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस पर आते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 60 मीटर हाइट, क्लिफ बोल दिया है यानी ऊंची पहाड़, टावर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, या कोई भी ऊंची जगह हो सकता है, जिसकी ये क्लिफ की जो है 60 मीटर हाई है। तो मैं इसको क्लिफ ले लेता हूँ। अब हमेशा ध्यान रखना, हिल या क्लिफ जो रहेगा ना, वो बिल्डिंग से ऊंची ही रहेगी, आपको ये ध्यान रखना है। तो एक क्लिफ है 60 मीटर ऊंची, सपोज इसको मैं ले लेता हूँ ए बी, ये क्लिफ ले लेता हूँ, इसकी हाइट है 60 मीटर जो परपेंडिकुलर, तो ये हाइट है, परपेंडिकुलर है, तो ये नीचे बेस के साथ 90 बनाएगा, ये आपको पता है 90 डिग्री बनाएगा। तो आते हैं फिर से मुद्दे में। टॉप ऑफ द क्लिफ 60 मीटर हाइट, यहाँ ये ज़मीन से ऊंचाई है इसकी 60 मीटर, यहाँ एक बंदा है, और ये है आपका टावर। ये क्या है आपका टावर, इसका नाम दे देता हूँ CD, ये टावर है यहाँ पर। तो ये क्लिफ की ऊंचाई से एक बंदा जो है टावर के टॉप को देख रहा है, टावर के टॉप को देख रहा है। तो टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर ही बनेगा, ये छोटा एंगल 30 डिग्री। तो ये टॉप का, तब ये 30 डिग्री इधर आए, नीचे उतरेगा 30 डिग्री, ये टॉप का, टावर का टॉप है। तो जैसे ये टॉप ऑफ द क्लिफ से टॉप ऑफ द टावर देखोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ 30 बनेगा, और जिसको यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर यहीं से ये देख रहा है टावर का बॉटम, मतलब निचले भाग को देख रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसका कितना, 60 डिग्री बन रहा है, और यही उतरेगा सीधा यहाँ पर 60 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया, दो एंगल बन रहा है डिप्रेशन, छोटा एंगल 30, बड़ी एंगल 60, तो जहाँ ये टच कर रहे हैं वहाँ से सीधा आ जाना, ये 60 डिग्री। तो ये टावर है हमारा, ये है हमारा टावर, और इसके टॉप को और बॉटम को कहाँ से देखा जा रहा है, क्लिफ के ऊपर से, पॉइंट ए से, ये हमारा क्लिफ है, आप इसको क्लिफ लिख सकते हो। ये होगा, इतना समझ में आएगा। अच्छा, बोला तो टावर की हाइट क्या है भैया, टावर की हाइट, टावर को CD दिया है, टावर की हाइट क्या है, तो आपको निकालना है। इस किस्म का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको आधा तो समझ में आ गया। तो पहले लेते हैं कैसे, टावर की हाइट के लिए CD चाहिए। आप बोलोगे सर ACD या ADC करेंगे तो चलेगा, नहीं, ये ट्राइंगल ध्यान से देखिए, ये कहीं पर भी 90 डिग्री नहीं बना रहा है। तो हम पहले इस ट्राइंगल को लेंगे, ठीक है, उसके बाद में इस ट्राइंगल को लेंगे, या इस ट्राइंगल को लेंगे, और उसके बाद ये ट्राइंगल को लेंगे। तो यहाँ इस पॉइंट को भी हम, ये पॉइंट कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। इसको ले लेता हूँ मैं E, अभी मैं आऊँगा उस पॉइंट के बारे में, पहले लिख लेते हैं, लेट AB इक्वल टू हाइट ऑफ क्लिफ, क्लिफ की हाइट ऑफ द क्लिफ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 60 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं दे देता हूँ X ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो उसके बारे में मैं नहीं लिखूँगा, बाद में थीटा में ही उसको कवर कर दूँगा। अब आऊँगा CD इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर भी लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ द टावर, ये क्वेश्चन मार्क। अब आप बोलोगे हाइट ऑफ द टावर कैसे निकालोगे सर आप,
तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने ये क्लिप बना दी, ये टावर बना दिया, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप का 30 डिग्री, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बॉटम पे इस लाइन से 60 डिग्री, ये 60 आपको ज्वाइन करना पड़ेगा CE, इसलिए मैंने पहले डॉटेड दे दिया है। आप बोल सकते हो ज्वाइन इस किस्म के क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करोगे, आप इसको ऐसा रखोगे, ऐसा देखिए, तो ये कुछ मतलब यही ट्रायंगल बन रहा है, ये भाग जो है इसमें ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला पार्ट नहीं आएगा, इसमें तो 90 भी आ रहा है, इधर 90 का है, ये तो 30 भी इधर ही बन रहा है, पूरा एंगल 30 से ज़्यादा ही होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्शन में यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसा स्ट्रेट करके आपको जोड़ना है कि ये 90 डिग्री यहाँ पर भी और एक 90 डिग्री बन जाए। इस पॉइंट को दे दिया था मैंने नाम E। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो जॉइन CE, C और E को इस तरह से ज्वाइन करना है कि CE की जितनी लंबाई होगी DB की भी उतनी लंबाई होगी। तो CE जॉइन CE सच दैट CE इज इक्वल टू DB या BD, बराबर कितनी है अभी तो पता नहीं। और उसी तरह अब इसको ऐसे सीधा ज्वाइन कर लिया तो इसकी जो ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई CD है, इसकी वैल्यू और EB की वैल्यू भी सेम रहेगी, ठीक है। तो CE इक्वल टू DB एंड CD इज इक्वल टू EB या EB इक्वल टू CD, आप ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, आप इसको 60 मीटर मत पकड़ लेना EB को, क्योंकि ये पूरा टावर का पूरा हाइट जो है वो है 60 मीटर, सॉरी क्लिप की हाइट जो है, EB की हाइट कितनी है वो अभी पता नहीं, ठीक है। EB कितनी है वो पता नहीं, पहले हम ले लेंगे, सपोज ये ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABD ले लिया, तो राइट ट्रायंगल है, तो आप लिखो इन राइट ट्रायंगल ABD, तो यहाँ पर आपका थीटा कितना हुआ इस ट्रायंगल के हिसाब से, 90 के अपोजिट में 60 डिग्री, तो आपके पास ये 60 मीटर है AB की वैल्यू, AB बाई BD यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, जो टेन थीटा में आता है। फिर से टेन थीटा, टेन थीटा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है यहाँ पर। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है आपका AB बाई बेस है BD। अब आपको अच्छे से पता है टेन थीटा की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री, तो ये 10 60 खाली 60 मत लगा दीजिए, AB की हाइट है 60 मीटर, तो 60 लिखे, BD पता नहीं अब ऐसे रखिए। अब टेन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, जो लिख दिया 60 बाई BD। अब फिर से बात है, क्रॉस इंटू करना पड़ेगा। अब क्रॉस इंटू अगर अपन करेंगे तो कैसे होगा, ये क्रॉस इंटू करेंगे तो √3 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप 1 पकड़ के चलिए, तो ये और ये इंटू कीजिए, जिसकी वैल्यू लेनी है उसको उस साइड रखिए, √3 इंटू BD हो गया, या √3 BD, ये 60 1 जा 60, ये हो गया। अब यहाँ पर आप BD रखोगे तो ये हो जाएगा 60, √3 इंटू है, इधर जाएगा तो डिवाइड, 60 बाई √3, BD की वैल्यू इतनी हो गई। आप इसको मीटर दीजिए और इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है CD यानी टावर की हाइट फाइंड करना। अब आते हैं, हमको पता है हमने BD की वैल्यू निकाल ली है, और BD की वैल्यू और CE की वैल्यू या EC की वैल्यू सेम रहेगी। हमने बताया था यहाँ पर जॉइन, हमने CE को ऐसे जॉइन किया था कि CE की वैल्यू और DB या BD की वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा, यहाँ मैंने DB लिख दिया, इसकी जगह आप BD भी लिख सकते हो, यहाँ मैंने BD लिखा है इसलिए मैंने चेंज कर दिया है, ताकि सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो गया। तो यानी BD आपका 60 बाई √3 मीटर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि √3 हमने इधर भेज दिया, यहाँ BD रह जाएगा, तो BD जो कि किसके बराबर है, CE के बराबर है। BD इक्वल टू CE इक्वल टू 60 √3 मीटर, यानी BD की भी 60 बाई √3 मीटर है और CE की भी 60 बाई √3 मीटर है। हाँ, वो मिस्टेक है, 60 √3 नहीं, 60 बाई √3 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, क्योंकि अब ये 60 √3 मीटर है, तो ये भी तो 60 √3 मीटर है, ये आपको समझ में आ गया। अब ये छोटा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, AEC, तब ये होगा थीटा 30 डिग्री, ले ले इस साइड ले ले, तो अब इधर ले लेते हैं, इन राइट
ट्राइंगल कौन सा, AEC। थीटा कितना यहाँ पर 30 डिग्री, डी को थोड़ा सरका देता हूँ। अच्छा, तो फिर से परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो AE बाई CE, AE बाई CE। तो आप बोलोगे सर आप इस साइड क्यों निकाल रहे हो? देखो, इस साइड निकालने का कारण है कि अगर हमारे पास ये रहेगा तो पूरा 60 मीटर से इसको माइनस कर देंगे तो हमको EB मिल जाएगा। तो EB मिलेगा तो EB जितना होगा CD भी उतने होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया? तो आते हैं फिर से AEC राइट ट्राइंगल, थीटा 30 डिग्री, फिर से परपेंडिकुलर बाय बेस लेना पड़ेगा क्योंकि वो डिमांड है क्वेश्चन का। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है AE जिसका वैल्यू पता नहीं है, और बेस है आपका CE जिसका वैल्यू अभी हमने निकाला है। तो यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू AE कितना है आपको पता नहीं है, और आपका CE का वैल्यू है 60√3। लिख दिया आपने। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इक्वल टू tan 30 की जगह लिखा आपने 1/√3, और यहाँ आ गया आपका AE बाई 60√3। अच्छा, इधर आ जाते हैं फिर, तो क्रॉस इंटू हो जाएगी। तो जैसे मैंने बताया जो पता करना उसको इस साइड रखिए, AE इंटू √3, AE इंटू √3 इक्वल टू 160√3 या 60√3 ही रहेगा। अभी इसको AE यहाँ रखेंगे, इंटू √3 इधर चला जाएगा इक्वल टू का, तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी 60√3 ये लिखिए डिवाइडेड बाई √3 वन टाइम कैंसल। तो देयरफॉर आपका AE आ गया कितना 61 या 60, नीचे का 1 नहीं लिखने से होगा मीटर, ये अभी आंसर नहीं सॉल्व। तो AE हो गया आपका कितना कितना हो गया ये आपका 60/√3 था ये। तो CE का वैल्यू था 60/√3, सॉरी यहाँ CE की जगह आपको यहाँ लिखना था 60/√3, ये लगाना था, तो सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है। तो tan 30 का 1/√3 ये हो गया AE बाई, अब आपको पता है ये मेन लाइन है ये बाई का 60/√3, ये नीचे का जो है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन रहा है मेन लाइन के नीचे, तो ये लास्ट वाला जो नंबर है वो चला जाता है ऊपर के साथ इंटू होने के लिए, तो ये हो जाएगा AE इंटू √3/60 बराबर। अब वही बात है, क्रॉस इंटू कीजिए, AE हमको फाइंड करना है अभी यहाँ के लिए, तो हम इसको इस साइड रखेंगे, ये हो जाएगा आपका AE इंटू √3, ये तो AE इंटू √3 और फिर ये √3 इंटू √3 इक्वल टू 60 बराबर। तो आपको पता है दो सेम रूट वाले नंबर, स्क्वायर रूट वाले नंबर दो इंटू होते हैं तो एक रूट के बाहर का नंबर मिलता है, यानी √3 इंटू √3 इज 3, रूट हट जाएगा और ये दोनों एक और हो जाएंगे इक्वल टू 60। अब इंटू 60 सॉरी इंटू √3 इधर जाएगा तो 60/√3, 3 1 3 3 20 या 60, ये हो गया आपका 20 मीटर। ए की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 20 मीटर। तो ए अगर ये पूरा ए बी आपका 60 है, उसमें से ए 20 है तो ई बी कितना होगा 40, क्योंकि हम ई बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ई बी इज इक्वल टू ई बी, अगर पूरा ए बी में मैं इतना काट दूँ काट दूँ तो ई बी ही बचेगा ना, तो यानी ए बी में ई बी काट दो मतलब माइनस कर दो, तो ए बी में ई बी माइनस कर दोगे, ए बी है आपका 60, ई बी अभी निकाला आपने 20, तो ये हो जाएगा 60 - 20 40 मीटर हो गया, ये 40 मीटर हो गया। और इधर आते हैं, आपको अच्छे से पता है कि ई बी और कौन इक्वल है, ये तो आपको अच्छे से पता है ई बी और कौन इक्वल है, ई बी और सी डी इक्वल है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ सी डी इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर है, जो हाइट ऑफ द टावर जो है ये किसके बराबर है इक्वल टू ई बी के बराबर है, तो सी डी भी ई बी के बराबर वाली वैल्यू होगी, ए बी 40 है तो सी डी भी 40 मीटर होगी। ये हो गया आपका आंसर, आपको समझ में आया हो? ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 डिग्री। एक बंदा है
जो एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन उसको 45 डिग्री दिख रहा है। मैं मान लेता हूँ ये टावर है, ये टावर सीधी खड़ी रहती है, ये 90 डिग्री बनाएगा बेस के साथ, ये टावर है आपका, ये मान लीजिए, इसका नाम दे देता हूँ मैं AB, ये टावर है आपका, ठीक। अब एक बंदा यहाँ पर है, ये देखता है इसका टॉप ऑफ, ये डिप्रेशन नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन है जो नीचे से ऊपर दिखती है, तो ये बंदा यहाँ पर है, यहाँ से ये देख रहा है कि टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इस पॉइंट को देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, कितना हो रहा है इस पॉइंट का, 45 डिग्री हो रहा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से ही वॉक्स टुवर्ड्स इट इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऐसी सीधी लाइन वो चल रहा है, तो ऐसी सीधी लाइन वो चलते चलते सोचो उसकी बताया है कि थ्रू इट्स बेस, ये तो बेस है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऐसे सीधे आ जाना, कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन बताने का तरीका है। तो यहाँ से वो चलते चलते सीधे, इसके सीधे वो चलते चलते आगे बढ़ते गया और 20 मीटर उसने कवर किया, तो देखा, सोचो यहाँ तक इसने 20 मीटर कवर किया, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर कवर किया, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का 45 था जो चेंज होकर 60 हो गया है। आपको समझ में आया? अच्छा, तो अब ये बोल रहा है कि आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, यानी AB की वैल्यू फाइंड करनी है करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब हो सकता है आंसर में डेसिमल आ जाए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आपने रखना है, इसका मतलब ये है करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस। चलिए शुरू करते हैं। लेट AB को मैं ले लेता हूँ हाइट ऑफ द टावर, AB इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ द टावर है। अच्छा, उसके बाद इसको दे देते CD, आप कोई दूसरा भी दे सकते हैं, मैं सीधा बोल देता हूँ यहाँ CD इक्वल टू 20 मीटर, मतलब बंदा D से C की तरफ गया, या CD की जगह आपको अगर DC लिखना है तो लिख लो, DC भी लिख सकते हो, गया, ठीक है। अब आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, कैसे करोगे? तो आपको पता है कि देखिए, एक तो ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें 90 डिग्री है, या तो पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा ताकि ये 90 डिग्री आ सके इसमें, इसको आप नहीं ले सकते, ये छोटा वाला ट्रायंगल नहीं ले सकते क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है। तो आप कर लो, कोई भी आपको जो पसंद आता है वो कर लो। चलिए, अगर आप पूरा पहला फर्स्ट, अगर आप ट्रायंगल ABD लेना चाहते ले सकते हो, या पहले आप ABC लेना चाहते हो आप ले सकते हो, आप क्या लोगे आपकी मर्जी। मैं 45 देख रहा हूँ, तो मुझे पता है 1045 में परपेंडिकुलर और बेस का इक्वल होने का चांसेस होता है, तो मैं पहले 45 से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इन राइट ट्राइंगल ABD, ABD लूँगा तो यहाँ थीटा इसको पकड़ना पड़ेगा, ये बीच वाला आप गायब समझो, तो 45 डिग्री हो जाए, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपके पास परपेंडिकुलर तो है नहीं, बेस भी नहीं है, लेकिन बेस का कुछ हिस्सा है। चलिए, तो यहाँ आ रहा है परपेंडिकुलर और बेस वाली बात, तो टेन थीटा फिट रहेगी इसके लिए, परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन थीटा का फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर के, और परपेंडिकुलर हो गया आपका AB और बेस हो गया आपका BD, ये बीच वाला निगलेक्ट करना जब आपका पूरा ट्राइंगल होगी। तो यहाँ टेन थीटा हो गया आपका 45 डिग्री, और आपका AB तो पता नहीं है, BD में भी 2 हिस्सा है, BD में क्या है, BC प्लस CD या DC आप लिख सकते हो जो भी है, तो BC प्लस, आपने यहाँ DC लिखा है तो DC ही लिखिए CD की जगह। हो गया, इतना आपको समझ में आ गया? अच्छा, 1045 की वैल्यू 1 जैसे मैंने बताया था, इक्वल टू AB पता नहीं वैसे रखिए, BC पता नहीं वो भी वैसे रखिए, DC 20 है या CD 20 है वो कीजिए। तो अब तो यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 दे सकते हो आप, क्रॉस इंटू करो, किसी को भी किसी के साइड रखो। मैं AB को इस साइड लेना चाहूँगा क्योंकि AB आखिर हमको AB को आप इस साइड रख सकते हो क्योंकि मुझे AB का वो चाहिए, तो AB इक्वल टू AB की वैल्यू होगी AB 1 जा AB, 1 BC जा BC प्लस 120 जा 20, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ क्योंकि यहाँ मेरे पास AB का भी वैल्यू नहीं है, BC का भी नहीं है, आगे इस्तेमाल किया जाएगा। आया समझ में आपको इतना? ठीक है, तो फिर ये मिटा दूँ, उसके बाद आप कर लो, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। देख लिया आपने? तो अभी मैं दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लूँगा, वो क्या है, ये पूरा ले लिया, अब ये वाला लूँगा ABC, नाउ लिख देता हूँ, नाउ इन राइट ट्राइंगल कौन सा, ABC, तो इतने में तो ये 90 है, इसके अपोजिट में इसको लेना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू
60 डिग्री। ये से बात वही आ जाती है, परपेंडिकुलर तो लेना पड़ेगा, इसको फाइंड करना है, और बेस BC, तो परपेंडिकुलर और बेस वही टेन थीटा वाली बात आ गई। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर AB है, अब मेरा बेस इतनी है BC, तो टेन कितना है 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 डिग्री। AB मुझे पता नहीं है, BC ये भी पता नहीं है, लेकिन पिछली बार हमने जो किया था उसमें हमने BC कितना निकाला था, आपको याद है? हमने क्या किया था उस वक्त? हमने किया था AB इक्वल टू BC प्लस 20 मीटर, ये लिया था, ये लिया था बराबर, ये लिया था AB इक्वल टू BC प्लस 20 मीटर, इसको 20 मतलब 20 मीटर, ये इसको इक्वेशन 1 लिया था। तो हमको AB का वैल्यू चाहिए, BC का नहीं चाहिए, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, उस इक्वेशन 1 को आप चेंज कीजिए, वहाँ पर लिखिए AB प्लस 20 मीटर, इधर लिखा है माइनस 20 मीटर इक्वल टू BC, यानी BC का वैल्यू कितना होगा, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। वहाँ पर और एक स्टेप आप ये दे करके इसको चेंज कर सकते हो, यानी BC हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों फिर उल्टा काम पकड़े। तो यहाँ BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AB माइनस 20, ये लिख सकता हूँ, मैं लिख दिया मैंने। अब 1060 डिग्री का वैल्यू है √3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 भी डाल सकते हैं, इक्वल टू AB बाई AB माइनस 20, हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर क्रॉस इंटू कीजिए, AB बन जाए AB, √3 इंटू AB, आप √3 AB लिख सकते हो, फिर माइनस ये √3 20 के साथ भी इंटू होगा, √3 इंटू 20 √3 हो गया आपका। उसके बाद में क्या करूँगा, यहाँ भी AB है, AB कॉमन, AB एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका AB इक्वल टू, ये पूरा √3 AB है, तो इसको आगे का साइन देखेंगे प्लस इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, बीच से अगर आप तोड़ के AB अलग करते, √3 अलग करते, तो इंटू का साइन के हिसाब से डिवाइड करते, लेकिन ये पूरा मैं ले रहा हूँ तो प्लस की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, AB माइनस √3 AB इक्वल टू आपका बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा आपका, माइनस 20 √3, ठीक है। अब AB यहाँ से कॉमन ले लो, AB कॉमन ले लो, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, AB निकल गया तो कॉमन में कुछ नहीं बचेगा तो 1, यहाँ से AB निकल गया तो √3 इक्वल टू माइनस 20 √3। अब क्या है ना कि इसको माइनस अगर आपको हटाना है, इसको हटाना ही पड़ेगा, तो इसको उल्टा देते हैं हम, माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ मैं ले लेता हूँ AB इंटू, इसको उल्टा देते हैं, इसी का माइनस मैंने बाहर फेंका है, √3 माइनस 1 उल्टा दिया मैंने इसको उल्टा देंगे तो माइनस इधर बाहर फेंका, तो माइनस 20 दोनों साइड से माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ बचेगा AB, अब इंटू √3 माइनस 1 को इधर भेजो, 20 √3 बाई √3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में, आप ऐसा मत कीजिए, √3 मत काट दीजिए, अगर ये खाली √3 अकेला होता तो आप काट सकते थे, या इंटू में होता तो काट सकते थे, ये इसके साथ में 1 के साथ में माइनस या प्लस के साथ ज्वाइन हुआ है, तो उसको आप ऐसे नहीं काटते थे, यहाँ तो माइनस के साथ ज्वाइन, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, जिसके बारे में भी मैं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अभी यहाँ करवा के दिखाता हूँ यहाँ, तो कंटिन्यू करते हैं, AB इक्वल टू 20 √3 बाई √3 माइनस 1, अगर आपको नहीं आता तो यहीं पर आंसर लिखिए, आपका एक आधा मार्क काट के आपको नंबर मिल जाएगा। आपको आता है तो इसको रैशनलाइज कीजिए, रैशनलाइज में क्या करते हैं, नीचे का नंबर हम इंटू करते हैं ऊपर और नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर इंटू करते हैं, लेकिन मिडिल का साइन प्लस होगा तो माइनस में चेंज करना पड़ेगा, माइनस होगा तो प्लस में, ये माइनस है तो √3 + 1 करूँगा, और फिर √3 + 1 ऐसे करके तो ये 20 √3 इसके साथ इंटू होगा, अभी नहीं करेंगे फिलहाल, इसको ब्रैकेट में रखेंगे √3 + 1। अब ये अलजेब्रा का फॉर्मूला बन गया √3 - 1 इंटू √3 + 1, यानी A माइनस B इंटू A प्लस B, तो क्या हो जाता है A², यानी फर्स्ट नंबर स्क्वायर √3² माइनस B² माइनस 1²,
ये फॉर्मूला में चेंज हो गया। तो हो गया 20√3 इंटू √3 + 1 और ये स्क्वायर रूट को काट देगा तो यहाँ बचेगा 3 -1 1 जा 1। कितना आया समझिए, तो 20√3 इंटू √3 + 1/3 - 1 कितना होगा 2। अब आप इसको काट सकते हो, इसके साथ नहीं इसके साथ 20 को काट सकते 2 से, क्यों? क्योंकि 20 और √3 के बीच कुछ नहीं है साइन, तो इंटू है, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। इतना समझ में आया? ठीक है, थोड़ा एल्जेब्रिक कैलकुलेशन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ बचा आपका कितना, सॉरी ये ए बी का ही वैल्यू है आपका, ए बी = 10√3 इंटू, आपको पता है ये √3 + 1, √3 + 1 नीचे का 1, ये तो 1 नहीं लिखने से भी होगा, = 10√3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 10 इंटू √3, √3 हो जाएगा 3, रूट हट जाएगा, फिर प्लस 10√3 बन जाए 10√3, ये इसके से हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा, 10√3 मतलब 10 इंटू √3 मतलब 1.732 √3 का वैल्यू, तो हो जाएगा 30 प्लस, देखिए मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूँ, 1 इंटू 1732 जा 1732 ही होगा, ये 1 के साथ एक जीरो, यहाँ जीरो लगाइए, हो गया इजीली, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, एकदम शॉर्टकट। 1, अब पॉइंट मत देखिए, 1 इंटू 1732 इज 1732, समझ में आया? ये जीरो एक था एक्स्ट्रा, ये लगा दिया। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ कितना नंबर है, नहीं है, यहाँ पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ लगाइए, पॉइंट के बाद 1 2 3, हो गया। अब ये दोनों को ऐड कीजिए, 30 + 17 47.32, जीरो नहीं लिखने से भी होगा, और ऐसे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोला, डेसिमल का 2 नंबर आ गया, हो गया मीटर। ये हो गया आपका, देयरफॉर ए बी = हाइट ऑफ द, इसकी हाइट ऑफ द टावर = 47.32 मीटर। होप आपको पसंद आया होगा। आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे कमेंट भी कर सकते हो आप, और आप इसको शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।